तैयार हो जाइए एक्शन पैक दिन के लिए। जी हां, आज 11:45 पर पहले तो आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जहां पिछली बार रेट कट देने के बाद आरबीआई गवर्नर एक बार फिर से बाजार को खुश करेंगे। ये है बड़ा सवाल। और पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद क्या होगा बाजार का एक्शन, खासतौर से तब जब आज है वायदा कारोबार में निफ्टी और बैंक निफ्टी की हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो पूरा एक्शन करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं रजत। और एक्शन पैक डे होने वाला है। फुल एक्शन देखने को मिलेगा सिर्फ आपको जी बिजनेस पे। और सबसे पहले तो अनिल जी ट्रिगर्स ही देख लेते हैं कि जैसे आपने बताया सबसे बड़ा इवेंट तो आज है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। क्या 1/4% जो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं रेट कट होगा कि नहीं, वो आपको पता लग जाएगा। 11:30 बजे एग्जैक्टली ये क्रेडिट पॉलिसी होगी शुरू और टेक्स आते हुए नजर आएंगे। आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं? मिले जुले संकेत हैं। आज कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी किसी भी मार्केट पे नहीं देखने को मिली। अच्छा, एक और बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए वो है आज एक्सपायरी। निफ्टी और निफ्टी बैंक आज है वीकली एक्सपायरी। डेटा क्या बता रहा है, कहां पर कौन से लेवल्स आपको क्लोजली वॉच करने हैं, यहाँ आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और साथ ही साथ 9 महीने की ऊंचाई पर है रुपया। रुपये ने तो सरप्राइज किया है। क्रेडिट जबरदस्त है। 3 दिन पहले लगभग 1 रुपए की स्ट्रेंथ देखने को मिली है डॉलर के मुकाबले। तो डॉलर की कमजोरी और रुपए की मजबूती है बरकरार, लेकिन हमारे यहाँ आज ट्रिगर जो सबसे बड़ा है वो पॉलिसी का ही रहने वाला है। तो आज एडिटर्स टेक में फिर पॉलिसी पे बात हो जाए। ये 1/4% बाजार में फैक्टर इन है। हाँ। और इससे ऊपर की कितना सरप्राइज है? आधे फीसदी के आसपास आरबीआई गवर्नर ये ज्यादा हो जाएगा। ये ज्यादा हो जाएगा। आधा % की कटौती की उम्मीद करना। और ठीक है, माहौल अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबली ग्रोथ को लेकर कमजोरी के संकेत हैं। अमेरिका में फेड ने कह दिया कि हम पूरे साल ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। हमने पिछले बार 1/4% की कटौती देखी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि दुनिया भर में दूसरी इकोनॉमी के मुकाबले में हम सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो करने वाली इकोनॉमी भी है और सबसे ज़्यादा ब्याज दरें भी उस लिहाज से हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश तो है जब आपका इन्फ्लेशन 2.5% के आसपास चल रहा हो, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन CPI, तो फिर ऐसे में जगह तो है। लेकिन आधा % एक साथ करना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूर से ज़्यादा सोचना हो जाएगा। तो 1/4% ये तो होना लगभग तय है, ये होनी भी चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो निराशा होगी बाजार को। और 1/4% कमोबेश बाजार मानकर चल रहा है कि ये होना है, और ये प्राइस में आप मानकर चल सकते हैं कि आ चुका है। अच्छा, भाव में है ऑलरेडी। भाव में है। 1/4% को बाजार मानकर चल रहा है कि होना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक बार आरबीआई गवर्नर पोज दे कि एक बार रुके और कहें कि अगली बार हम देखेंगे। लेकिन अब खाली आरबीआई गवर्नर के पास कुछ रहा नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, और कमेटी में मुझे लगता है कि इस बार फिर से ब्याज दरों में कटौती करने के पक्ष में लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में रजत कुछ खास बदला नहीं है। कच्चा तेल लगभग वहीं की उसी प्राइस रेंज में $5-1 ऊपर आया होगा, लेकिन सामने आपकी करेंसी बहुत मजबूती के संकेत दे रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है आपका। ग्लोबली कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरे हैं नहीं, क्योंकि कहीं ब्याज दरें बढ़ नहीं रही हैं। अमेरिका ने खास तौर से कह दिया, तो फिर आपके लिए एक रेट कट का केस तो बनता है। तो मुझे लगता है कि आज आरबीआई गवर्नर फिर से लगातार दूसरी पॉलिसी में परफॉर्म करेंगे और ब्याज दरों में 1/4% की कटौती करेंगे। लेकिन आपने कहा भाव में है, तो अभी हम जानेंगे आपसे कि निफ्टी बैंक और जो बैंकिंग स्टॉक्स में एकदम से जो बिकवाली हुई उसको कैसे फैक्टर करना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद बाजार इस बात पर ज़्यादा ट्रेड करेगा कि पोजीशंस किस तरह की बनी है बजाय पॉलिसी के डायरेक्शन के। देखिए, दोनों में फ़र्क है। पॉलिसी का डायरेक्शन अपनी जगह है और बाजार की पोजीशन अपनी जगह है। तो बाजार की पोजीशन हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फर्ज करें गवर्नर साहब ये कहते हैं कि चलिए मैं एक कट तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगले 6 महीने भूल जाइए। अब हम रुकेंगे, देखेंगे, तो बाजार को मज़ा नहीं आएगा। समझे, रेट कट ना दें और बोले कि हम माहौल देख रहे हैं, हो सकता है अगली बार आधा % जैसा एग्रेसिव कट भी कर दें। हाँ, हालांकि वो मुंह से आधा % नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो कहे कि मैं अगली बार और ज़्यादा जोर से काट सकता हूँ, अगर यही सिचुएशन रही तो, क्योंकि मैं पिछली पॉलिसी का कितना असर पड़ रहा है वो पहले देखना चाहता हूँ, तो भी बाजार खुश हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्शन और आगे की कमेंट्री, इन दोनों को आपको समाहित करके समझना है कि बाजार का रिएक्शन क्या होगा। बाकी इमीडिएट बाजार का रिएक्शन क्या होगा, क्या लेवल्स हैं, वो हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि 1/4% के आसपास की ब्याज दरों में कटौती इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन आपने कहा कि अब पोजीशंस कैसे बन रही है मार्केट में, सबसे पहले तो देखते हैं कि संकेत जी। तो आज ग्लोबल सेटअप
अमेरिका से तो देखें तो ठीक नजर आया, लेकिन आप दिक्कत यहाँ पर देखें एशियन मार्केट्स पे तो कोई बहुत मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर मंदी के सौदे नहीं आज एशियन मार्केट। वैसे रजत आप देखिए, हम 1-on-1 रिएक्शन दे भी नहीं रहे ग्लोबल मार्केट्स में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए कच्चा तेल 70 के करीब है, हमें फर्क पड़ रहा है क्या? कल हम कोई कच्चे तेल की वजह से तो गिरे नहीं, गिरे तो हम मानसून का फोरकास्ट थोड़ा सा ढीला हुआ, वो एक रीजन मान सकते हैं। और दूसरी मुनाफा वसूली एफआईज की तरफ से जो इतने दिनों से लगातार खरीद रहे थे। तो कुल मिलाकर आप कच्चे तेल पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जो बढ़ रहा है, आप रुपए पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जो मजबूत हो रहा है। आप 3 दिनों से देखिए रुपया मजबूत है, करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट की चाल एक साथ नहीं है पिछले 3 दिनों से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट है कि फिलहाल हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसमें कच्चा तेल भी है, जिसमें रुपया भी है और जिसमें ग्लोबल मार्केट्स भी है। तो ये संकेत है हमारे लिए पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं कि कच्चा तेल 70 के पार अभी तक नहीं निकला है, इसलिए ग्लोबल संकेत हमारे लिए पॉजिटिव है। रुपया मजबूत है, हांगकांग भले आपका 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और अमेरिका में भी 50-70 पॉइंट की तेजी बनी है, तो वो ठीक ठाक सी है। डाउ फ्यूचर्स एक बार देख लीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अमेरिका में आज रात किस तरह का ट्रेड हो सकता है। यहाँ भी 50-60 पॉइंट की तेजी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी संकेतों में एफआईज के संकेत बड़े दिनों की पॉजिटिव होने के बाद न्यूट्रल साइड पर आए हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर आए हैं, वायदा कारोबार के संकेत तो न्यूट्रल हैं ही। सेंटिमेंट थोड़ा सा सावधानी भरा हुआ है 2 वजह से। एक, पिछले 2 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो ऊपरी स्तरों पर आई है, दूसरा आज की 2 बड़ी इवेंट, पहला पॉलिसी और दूसरा एक्सपायरी। इस वजह से आपको संकेत थोड़े से कोशिश वाले हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, इसमें कहीं कोई बदलाव अच्छा, ये एफआईएस को आपने न्यूट्रल की कैटेगरी में डाला है, हालांकि कल के सत्र में तो कैश मार्केट में बिकवाली के सौदे ज़्यादा वो मैं विस्तार से बताऊंगा आगे आपको। बिल्कुल वो आंकड़ा है मेरे ज़हन में, 1000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली है, बहुत समय बाद उसके बावजूद न्यूट्रल क्यों है वो इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, लेकिन फिर आज अगर आप रेंज समझें निफ्टी की, तो वो रेंज क्या रहने वाली है ये बताइए। 11,625 11,700 ये निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी मजबूती के साथ आप बाजारों को खुलते हुए देखेंगे। और मीडियम रेंज जो निकल कर आ रही है वो है 11,570 से लेकर 11,750 की। इस रेंज के बाहर निकलने की संभावना वैसे कम है, निकलेंगे तो फिर देखेंगे कि बड़ा मूव किस तरफ आता है। मुझे लगता है मीडियम रेंज से ही काम चल जाएगा, हालांकि 2 बड़ी इवेंट है, पॉलिसी भी है, आपके एक्सपायरी भी है, तो उम्मीद तो करता हूँ फिर भी ये रेंज होल्ड होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ नीचे की तरफ से 11,550 बन सकता है। बैंक निफ्टी 30,000 और 30,225 ये छोटी रेंज है आज बैंक निफ्टी के लिए। 29,900 से 30,325 आज के लेवल थोड़े सब में ना ऐसे ही हैं, राउंड फिगर में नहीं है, 25-25 में काफ़ी आए हैं। 30,225 छोटा है, 30,325 मीडियम रेंज है। हाँ, बैंक निफ्टी में मैंने हाई रेंज भी दी है, और वो निकलती है 29,800 से लेकर 30,425 की। ये बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज बन सकती है। अब आज के लिए 11,570 11,600 ये निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। इस लेवल के नीचे ट्रेड करेंगे तो फ्रेश कमजोरी दिखेगी आपको निफ्टी में। जब तक इस रेंज को आप होल्ड कर रहे हैं तब तक ये मान के चलिए कि कल निफ्टी पर 11,761 का लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद आप जो कमज़ोर हो रहे हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक मुनाफा वसूली देखिए। इस रेंज को अगर आप तोड़ते हैं आज 11,570 11,600 को, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो ही आपको कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, और तब हम ट्रेंड को पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए आखिरी उम्मीद जो है सपोर्ट के लिहाज से आज के लिए, इंट्राडे के लिए, वो ये है। ठीक है, बैंक निफ्टी 29,900 30,050 ये मेरी उम्मीद रेंज है, जो अगर नहीं टूटती है तो मैं ये मान के चलूँगा कि बैंक निफ्टी भी 30,648 का हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, 400-500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आए तो गलत नहीं है। और आज बेसिकली बैंकिंग शेयर ही मेक और ब्रेक वाला मामला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या, पहले पॉलिसी के बाद बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं, और दूसरा एक्सपायरी के पहले। तो आज 2 एक्शन आपको देखना है। पहले 11:15 बजे से एक्शन शुरू होगा, जो काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा, और उसके बाद जो क्लोजिंग का एक्शन है वो एक्सपायरी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, और इस बीच में पोजीशन किस तरह से स्विंग होती है वो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो सपोर्ट जोन्स मैंने नोट कर लिए हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के। एक बार निफ्टी के फिर से बता दूं, 11,570 से 11,600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का, और निफ्टी बैंक का 29,900 से लेकर 30,050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक का। तो शुरुआती सत्र में इन लेवल्स के आसपास भी आता है तो फिर खरीदारी का एक अच्छा मौका बन जाएगा। लेकिन वही मैं पूछ रहा था, जिनके पास भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पड़ी है, कल थोड़ी चिंता तो हो गई थी, लेटर हाफ में एकदम से बाजार ₹20 स्लिप। देखो, इंट्राडे में वाले क्या, हाँ, जिनकी ऑलरेडी तेजी की पोजीशन है, इंट्राडे का स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया, जो कि 11,650 का था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हमने स्टॉप लॉस दिया था 11,625, और 11,625 के नीचे कल हम बंद हुए नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस अभी भी बरकरार है आपका। 11,625 के नीचे आज बंद होता है बैंक, माफ कीजिएगा, निफ्टी, तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिए।
बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस कल ट्रिगर हो गए, क्योंकि इंट्राडे का स्टॉप लॉस हमने दिया था बैंक निफ्टी पर 30,150 का, उसके नीचे चले गए थे। क्लोजिंग 30,300 के नीचे बंद हो तो आप पोजीशन कम कर लीजिए, वो भी हो गया। तो बैंक निफ्टी में आपकी तेजी की पोजीशन कायदे से आज नहीं होनी चाहिए। अब आइए शॉर्ट पोजीशन, जो मौजूदा शॉर्ट पोजीशन है। मौजूदा शॉर्ट पोजीशन में निफ्टी की तो शॉर्ट पोजीशन होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस परसों हो गया। कल हमने निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन दी नहीं थी, तो निफ्टी पे तो स्टॉप लॉस और वो है नहीं। बैंक निफ्टी की अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो अब आज आपको 30,350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। 30,350, 30,350। हाँ, 30,350 के ऊपर दिन के दौरान निकले। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 30,350 दिन के दौरान पार होते ही शॉर्ट काट लीजिए। अगर आप पोजिशनल शॉर्ट ट्रेडर हैं तो 30,350 के ऊपर क्लोज हो तो शॉर्ट काट लीजिए। चलिए, जो जिनकी एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा मंदी पड़ी है निफ्टी बैंक में, वो 30,350 का एक स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अगर नई पोजीशन बनानी हो मार्केट पे तो सबसे बड़ा सवाल, सपोर्ट जोन के आसपास आए खरीदें। अब चूंकि ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है तो मुझे पता नहीं सपोर्ट जोन के आसपास मिलेगा। 11,570, 11,600 मिल भी सकता है, मिले तो बेस्ट है, वो तो खरीदना ही चाहिए। अदरवाइज आप खुलते ही अगर खरीद रहे हैं, और ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ रजत, ये आपके पॉलिसी के पहले के लिए है कि निफ्टी खरीदे 11,570 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,700, 11,725 के टारगेट के लिए। और शॉर्ट करना है तो 11,700 से 11,750 की रेंज में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए। और 11,800 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 11,650 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट भी कर सकते हैं आप निफ्टी को। बैंक निफ्टी खरीदना है तो 29,900 के जितना नज़दीक खरीदेंगे उतना सेफ रहेंगे, रिस्क कम रहेगी। आई डोंट नो 29,900 आएगा नहीं आएगा, लेकिन 29,900 से 30,050, ये 150 पॉइंट की रेंज बाई जोन है। 30,050 पे एंट्री कर सकते हैं, 30,000 पे ले सकते हैं। 29,900 पे 3 लोट की तरह आपको ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ पहले स्टॉप लॉस बता दूं, 29,800 आपका स्टॉप लॉस होगा। 30,150, 30,200 और 30,300 तीन टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी चाहिए खरीदारी। शॉर्ट अगर बैंक निफ्टी पहले मजबूत खुल जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, और अगर पॉलिसी के बाद मौका मिलता है तो एक बार 30,325, 30,425 की रेंज में शॉर्ट कर भी सकते हैं। 30,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 30,200, 30,100 का टारगेट। मैं आज एक चीज़ बहुत रजत साफ कहना चाहता हूँ। आज जितने भी लेवल और जितनी स्ट्रेटेजी मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दे रहा हूँ, इन सब में एक डिस्क्लेमर बहुत साफ है कि आज इन सारे लेवल्स में कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है। वो आपने ऑल टाइम हाई लेवल निफ्टी का दिया ही नहीं आज, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि 11,761 के लेवल के ऊपर की बात ही नहीं हो रही है। 11,750 पे जाके आपने मैक्सिमम लेवल्स दिए आज निफ्टी के। तो आज वैसे तो मैं उम्मीद नहीं करा कि नया हाई बनेगा, और आज इन लेवल्स में कॉन्फिडेंस की भी कमी है, क्योंकि दो बड़े फैक्टर एक साथ आ रहे हैं। इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, और आज ट्रेडिंग पोजीशन हल्की रखें, क्योंकि बाजार दो बड़ी स्विंग दिखा सकता है कि, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो अगर आप बहुत ट्रेड ना भी करें तो चलेगा, करें तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि बड़ा मूव आने की तैयारी में है आज के सेशन में, ये साफ दिख रहा है। और उसकी वजह है कि आप विक्स देखिए, लगभग 19 के लेवल पर पहुंच चुका है, 1878। हाँ, अच्छी तेजी तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ने के संकेत विक्स से आ रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अब आज थोड़ा आपको सावधानी से ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी। अच्छा, पुट कॉल रेशियो 1.42 के आसपास, वो ठीक है, उसमें दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं बता दूं कि जो एंट्री हुई है उसमें जेट एवेज, जैसे कि बाजार बंद होने से पहले दिवांशी बता भी रही थी कि पोजीशन बहुत ऊपर बन गई है, तो जेट एवेज आ गया है बैन में। और जो 3 ऑलरेडी बैन में है, अदानी पार, आईडीबी और रिलायंस पार, जो कि त्यों खड़े हैं वो बैन में बने हुए हैं। लेकिन अब बात करते हैं एफआईएस की पोजीशंस की, और जो एक आंकड़ा मेरे जहन में आ रहा है वो है 1000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में बिकवाली। इसको कैसे देखा जाए? न्यूट्रल है वो, इसलिए कि 1046 करोड़ 1040 करोड़ की खरीद बिकवाली के सामने 1356 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी एफआईएस ने खरीदे हैं। तो स्टॉक्स में वहाँ फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है, तो वो लगभग बराबर, बल्कि उल्टा मैं कहूँगा कि 300 करोड़ की ज़्यादा की है। इसलिए मेरे लिए ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक लगभग बराबरी का मामला है। 92 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने, छोटा अमाउंट है। 950 करोड़ के उन्होंने ऑप्शंस खरीदे हैं, जो कि ये बता रहा है कि जब भी आप एक चीज़ समझिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब बढ़ने लगता है तो एफआईएस ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी की है। तो मेरे लिए आंकड़े इसलिए न्यूट्रल है, नहीं तो 1000 करोड़ की बिकवाली देखकर सब कह देते हैं कि नेगेटिव आंकड़ा है। जी नहीं, नेगेटिव नहीं है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी देखिए, और स्टॉक फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक बहुत खराबी के संकेत है। एक दिन के बिकवाली से मैं ये नहीं सोचूंगा कि एफआईएस के पैसे खत्म हो गए,
ऐसी गलतफहमी मेरे को बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक दिन बेचना शुरू किया इसका मतलब थोड़ी, जब 32,000 करोड़ एक महीने में डाल सकते हैं तो 1,000 करोड़ बेचेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 1356 करोड़ की एफएनओ में स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है ना, खरीदारी तो फिर, और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर भी आया वहाँ, फ्रेश खरीदारी भी और शॉर्ट कवरिंग भी। 870 करोड़ के ऑप्शंस में बाएंगे, बस वो थोड़ा डेटा जो है ना इतना क्लियर मेरे को अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि अब मैं आपको इसलिए पूरा लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आ रहा है स्टॉक फ्यूचर में, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में 92 करोड़ की खरीदारी और ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब है वहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है निचले स्तरों पर, जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी कल नीचे आए, लेकिन स्टॉक्स में खरीदारी भी हुई है और शॉर्ट कवरिंग भी। चलिए, तो यहाँ पर जो डेटा है वो अभी भी लोअर लेवल्स पे अगर मिल जाए मार्केट आपको, तो फिर से खरीदारी री एंट्री का चांस यहाँ पर देगा। तो एक स्टॉक की बात हो जाए, कोई ऐसा स्टॉक नहीं, पहले एक बार मैं एफएनओ के डेटा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, निफ्टी और निफ्टी बैंक का जो अभी का जो लेवल्स निकल के आए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन के स्ट्राइक जोन के हिसाब से। नहीं, पहले एक चीज़ समझिए, रजत 92 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है। हाँ, ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। हाँ, क्यों शॉर्ट कवरिंग हुई, इसको एक और डेटा के साथ मिला के देखिए। प्रीमियम 66 पॉइंट से बढ़कर 86 पॉइंट, 20 पॉइंट प्रीमियम बढ़ी है। हाँ, और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग क्लियर कट है। हाँ, है। और एफआईज की इंडेक्स की खरीदारी। बैंक निफ्टी प्रीमियम देखेंगे आपकी आंखें खुली रह जाएगी, 237 पॉइंट की प्रीमियम हो चुकी है। तो कोई तेजी करके कैसे कमाएगा बैंक निफ्टी, मुझे समझ में नहीं आता। नीचे आते ही प्रीमियम इतनी बढ़ जाती है, ऊपर आते ही प्रीमियम बढ़ जाती है। पहले वाले दिन 210 अंकों का प्रीमियम था, वो बढ़कर 237 हो गया। और यही मैं बोल रहा हूँ कि कल काफ़ी एफआई ने शॉर्ट कवरिंग की है, और खाली कैश के डेटा देखकर अगर मूड बिगाड़ लेंगे तो गलत होगा। एफआई निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, आप ये देखिए। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर अगर अलग सोच रहा है, एफआई अलग सोचिए, कौन सही पड़ेगा वो अब पता चलेगा। पैसे की ताकत एफआईज के पास है। हो सकता है 1 या 2 दिनों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड ट्रेडर ज़्यादा अच्छे से पहचान पाए, वो हो सकता है, लेकिन क्या आपकी सारे ट्रेडर्स की कलेक्टिव विजडम पैसे की ताकत से ज़्यादा है क्या? वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बाकी आंकड़े अगर आप देखिए, और इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। निफ्टी में 2 लाख शेयरों से घटा है, बैंक निफ्टी में 66,000 शेयरों से घटा है। अब लेवल बता दूं आपको, 11,600 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। 11,700 ये जब तक पार नहीं होंगे तब तक आप तेजी के बारे में सोचिए मत वापस से फ्रेश खरीदारी के लिए। और उसकी वजह ये कि 18 लाख शेयर पुट में हैं और 24 लाख शेयर कॉल्स में हैं। तो जैसे आप इसे पार करेंगे तो ही पहला तेजी का मजबूती का संकेत आएगा। एक तरह से आप 11,700 को आज निर्णायक लेवल भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी में 30,000 मजबूत सपोर्ट है, और उसकी वजह है 10 लाख शेयर मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी को मिलाकर बैंक निफ्टी में। तो जैसे उसके नीचे जाएंगे तो 200 पॉइंट की रिस्क खुलेगी आपके। 30,000 के नीचे ट्रेड करने के बाद किसी को पूछेगा मत, इंतजार मत कीजिएगा कि आज के 2,000 का बिगुल बजेगा। वहाँ पर आपको तुरंत शॉर्ट कर देना है 150-200 पॉइंट के लिए। 30,000 के लेवल के नीचे जाए तो, पर आपने 29,900 की बात, 29,900 29,800 पक्का आ जाएगा फिर। ओके, हाँ, तो 30,000 के नीचे शॉर्ट कर ही देना है, सोचना नहीं है। 30,000 के नीचे 2-3 मिनट आपको लगना चाहिए कि हाँ 30,000 के नीचे टिक रहा है, बस उतना काफ़ी है। वहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है अगर टूटा तो, क्योंकि 10 लाख शेयर पुट में वहाँ पर खड़े हुए हैं। ऊपरी स्तरों पर 30,500 को पार करने में बहुत बड़ा पसीना आएगा, क्योंकि 11 लाख शेयर वहाँ वीकली और मंथली मिलाकर खड़े हैं। तो आपके रेंज एकदम साफ है, दोनों तरफ के गोल पोस्ट क्लियर है, 30,000 30,500। इसके किसी एक तरफ निकलेंगे तो 150-200 पॉइंट बढ़िया घट जाएंगे। 30,500 के पार निकल कर ठीक है तो 150 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे ऊपर, 30,600 30,650 जो लाइफ टाइम हाई है, और नीचे गए तो आपके लिए 29,800 29,900 की रेंज सिंपल है। चलिए, तो ये हुई ऑप्शंस डेटा की एनालिसिस। लेकिन अब एक स्टॉक जहां पर एक्शन जो है वो तेज हो सकता है या फिर जहां पर बिकवाली हो सकती है। आज स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है ये देख लेते हैं। बताइए सर, कौन से स्टॉक पर नजर रखें? ज़्यादा काम किया नहीं, मेहनत कुछ खास की नहीं है, कल वाले ही वापस दे दिया है। कल सक्सेसफुल था तो आज हमने कहा चलो रिपीट कर दिया। जेट एयरवेज, इसकी दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं, दिक्कत ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें खत्म नहीं हो रही। कच्चा तेल तो ऊपर है ही, और उसके ऊपर आज फिर से ये हड़ताल वाला मामला आ रहा है। लेकिन हाँ, जेट एयरवेज में एक खबर और इंटरेस्टिंग हो सकती है, और वो ये कि आज लेनदारों और बैंकर्स के बीच में बड़ी मैनेजमेंट के बीच में बड़ी अहम बैठक है। अगर उस बैठक में किसी तरह का कोई फैसला निकल कर आता है तो, हालांकि अब लेंडर्स तो पैसा देंगे नहीं है, अगर नया पैसा और दे, इमीडिएटली अभी जेट को पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो एयरलाइन चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब वो पैसा कहाँ से आता है पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा, आना चाहिए, लेकिन तब तक मुश्किल वाला मामला है।
कच्चा तेल भी ऊपर है, हड़ताल की धमकी है, थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन दिक्कत एक ही कि आज बैन में आ गया है। नहीं तो कल तक शॉर्ट करने का, जो कल भी हमने कहा था कि शॉर्ट की है राय, वो ठीक थी। 255 245 के टारगेट कल थे, तो आज पहला जो टारगेट कल 255 का था, ये कैश के लेवल दे रहा हूँ क्योंकि बैन में है, तो 255 का स्टॉप लॉस लगाइए। 245 235 के टारगेट के लिए छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, इंट्राडे के लिए करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। अहम बैठक है, कभी भी नीचे के लेवल से घूम भी सकता है, ये रिस्क हमेशा रहेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 245 और 235 इस टारगेट के लिए आप जेड को बेचें। 255 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। आज की शॉर्ट कॉल है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए क्योंकि आज इंपॉर्टेंट बैठक भी है इनकी। 255 का फिलहाल कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। लेकिन अब पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है। मेरे दो सहयोगी संदीप और पूजा बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं, और साथ साथ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट लेकर मेरे साथ दिवांशी इस समय मौजूद है। आप सभी का ही स्वागत है। सबसे पहले संदीप, आपके पास आता हूँ, बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? जीएम ब्रेवरीज के साथ शुरुआत करना चाहूँगा रजत। आज नतीजों का आगाज़ हो जाएगा। जीएम ब्रेवरीज के नतीजे आएंगे, पहली कंपनी है जिसके नंबर्स आएंगे, और खासतौर पे लिकर स्पेस के लिए कंपनियों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, और हमारा अनुमान है कि इस बार इनके लिए कमज़ोर तिमाही रह सकती है। इसके अलावा दो आईपीओ को आप ध्यान दीजिए। आरबीएनएल का आईपीओ कल बंद हुआ है, 1.83 गुना भरकर बंद हुआ है। 11 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है। एक तो क्यूआईबी जहाँ पे 1.25 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया, दूसरा रिटेल कोटा अगर आप देखें तो ये करीब 3 गुना के आसपास भरता हुआ दिखा है। मेट्रोपोलिस का आईपीओ जो कि कल खुला था, उसमें अगर आप देखें तो सुस्त रिस्पांस है, 9% के आसपास ही भरता हुआ दिखा है। 3 से 5 अप्रैल तक ये खुला है। 877 से 880 रुपये ये इसका इशू प्राइस, इसका जो प्राइस बैंड है वो तय किया गया है। सुवेन लाइफ साइंसेज पे नजर रखिए। 4 देशों से इनको प्रोडक्ट पेटेंट हासिल हुए हैं, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। तो ये जो 4 पेटेंट मिले हैं 4 देशों से, उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव रह सकता है। सरकारी कंपनी है नाल्को, जिसे आप नेशनल एल्यूमिनियम नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपना जो FY19 का एल्यूमिना उत्पादन का आंकड़े हैं वो जारी करे हैं। रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, 2.15 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और जो एल्यूमिनियम उत्पादन है वो 4,26,000 टन के मुकाबले 44,000 टन, ये एक जो बढ़त का नंबर है वो इस कंपनी ने पोस्ट किया है। और एक्सपोर्ट अगर आप देखें उसमें भी करीब 18% के आसपास की बढ़त आई है। आखिर में IGL पे भी नजर रखिए। जो 1 अप्रैल से नई घरेलू गैस की कीमतें लागू हुई हैं, उस वजह से इन्होंने अपनी जो CNG और PNG दोनों की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया है। CNG के जो दाम है 1 रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए हैं, और PNG की जो कीमतें हैं उसमें 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है IGL की ओर से। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन जो हो सकता है, इन स्टॉक्स का, इन खबरों का देखने को मिल सकता है। लेकिन पूजा, आप बताएं सूची में और कौन से स्टॉक्स हैं? एक FMCG स्टॉक कोलगेट पाल्मोलिव पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र FDA ने कंपनी पर छापेमारी की है और 450 करोड़ का माल जब्त कर लिया है। पूरा मामला ये था कि कोलगेट पाल्मोलिव ने अपने जो 2 ब्रांड थे, कोलगेट और सेंसोडाइन को कॉस्मेटिक लाइसेंस मिला था, लेकिन उसको क्लिनिकल होने का दावा किया है, यानी कि डॉक्टर रिकमेंडेशन जैसे कुछ प्रचार इससे जुड़े हुए किए हैं, जिसको कोई गलत बताया गया है, और इसी के चलते महाराष्ट्र FDA ने छापेमारी की है। तो आज इस स्टॉक पर नजर रखनी होगी। टाटा कॉफी पर भी नजर रखिए। मुझे ये बताइए, ये 4.5 करोड़ का माल जब्त किया है, 450 करोड़ का? 450 करोड़, 4.5 करोड़ का। हाँ, अब ठीक लग रहा है। 450 करोड़ में दिल बैठ गया मुझे, मतलब 4.5 करोड़ का। हाँ, 4.5 करोड़ ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। ओके, आगे वाली खबर बताइए अब। टाटा कॉफी भी फोकस में रहेगा आज, क्योंकि 19 अप्रैल को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि डिविडेंड देने पर चर्चा की जाएगी। तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। गुजरात गैस कंपनी को 6 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल चुका है। जो इस तरह की खबरें आ रही है, इसके चलते गुजरात गैस पर भी एक एक्शन देखने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ बड़े सौदे हुए हैं, प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ एक्शन देखने को मिला है। SH केलकर, कल भी हमने देखा था कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरफ से कुछ शेयर्स खरीदे गए थे, और आज भी करीब 19 लाख शेयर्स खरीदने की रिपोर्ट आ रही है, और ये हिस्सेदारी है करीब 1.35% की हिस्सेदारी बैठती है। तो इस पर आज नजर रखिए आप। एस्ट्राजेनेका फार्मा में भी खरीदारी हुई, बिकवाली हुई है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कंपनी की करीब 1.25 लाख शेयर्स बेचे हैं, हिस्सेदारी करीब 0.5% की बैठती है। इसके अलावा केशोराम इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 65,000 शेयर्स की, और ये जो ट्रांजैक्शन है, डील है, ये 1 अप्रैल को देखी गई है। ठीक, कुछ ऐसे स्टॉक्स और कुछ ऐसी ब्लॉक डील्स जहां पर असर देखने को मिल सकता है स्टॉक के प्राइसेस पे। लेकिन अब सीधे चलते हैं देवांशी के पास। उनके पास बहुत सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है, तो देवांशी बताएं शुरुआत कहां से करेंगे? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो इंडियन इक्विटीज से शुरुआत कर देते हैं कि रिदम देसाई मॉर्गन स्टैनली की वो क्या मानते हैं। वैसे मोटा मोटी वो ये मानते हैं कि वैल्यूएशंस अब भी महंगे रह सकते हैं, क्योंकि जो घरेलू फ्लोज हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, और साथ ही जो ETF बूम है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। घरेलू फ्लोज आने वाले 10 साल में यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं, वो ये मान के चल रहे हैं, और लंबी अवधि में लार्ज कैप ही आउट परफॉर्म करेंगे, वो ये मान के चलते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आते हैं। सबसे पहले आज मॉर्गन स्टैनली की आयशर मोटर्स पर रिपोर्ट आई है। सर, फिर से यहाँ पे डाउनग्रेड आया है, और
आप देखें यहाँ पे लक्ष्य भी घटा दिया है, डाउनग्रेड करके इक्वल वेट किया है मॉर्गन स्टैनली ने आयशर मोटर को, और यहाँ पे जो लक्ष्य घटाकर 21,330 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि एक यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखेंगी, क्योंकि कीमतें यहाँ पे बढ़ेंगी और इसी की वजह से यहाँ पे जो सेल्स है वहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। FY 19 से 21 में जो मार्जिन है वो 3% घटने का अनुमान भी बताया जा रहा है। साथ ही आज मॉर्गन स्टैनली की अमरा राजा बैटरीज पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और नोमरा की भी अमरा राजा बैटरीज पर आज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि उन्होंने जॉनसन कंट्रोल्स के साथ बात की थी और जॉनसन कंट्रोल का ये मानना है कि जो हिस्सेदारी है अमरा राजा बैटरीज में वो ब्रुकफील्ड को जाएगी 24% की, तो ये यहाँ से चिंता खत्म होती हुई दिख सकती है। और यहाँ पे आउटपरफॉर्मेंस की रेटिंग है 1065 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं। और ब्रुकफील्ड में हिस्सेदारी बेचना शेयरदारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इमीडिएटली कोई नया बायर यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखेगा। नोमरा के अमरा राजा बैटरीज पर भी यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग है, A24 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं। साथ ही वो ये मान के चल रहे हैं जो मैक्वारी है उसका कंज्यूमर पर रिपोर्ट्स आई है, जहाँ पे पिडिलाइट साथ ही ITC, HUL, मेरिको और नेस्ले उनकी टॉप पिक्स है। और पिडिलाइट पे आज उन्होंने कवरेज शुरू की है आउट परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ, और जो लक्ष्य दे रहे हैं 1474 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं। नोमरा की आज स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उज्जीवन पर बिकवाली की राय है। वो मानते हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन इक्विटास और AU स्मॉल बैंक पर दोनों पर पॉजिटिव है। यहाँ पे खरीदारी की राय इक्विटास पर 165 तक के टारगेट्स है। और LNT आखिर में CLSA की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे 1730 तक के उन्होंने टारगेट्स बरकरार रखे हैं, लेकिन मानते हैं कि चौथी तिमाही में जो बड़े ऑर्डर्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। जो गाइडेंस थी उन्होंने वो बीट किया और इसी के चलते वो यहाँ पे पॉजिटिव है LNT पर। ओके, तो ये ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके दम पर आज दिखने वाला है एक्शन। और एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट, हमारे स्टूडियो में विश्वेश चौहान, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बंसल जी भी, और मुंबई से हमारे साथ विकास सेठी साहब भी। आप सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग। विकास जी, लिस्ट बताइए पहले तो क्या क्या खरीदेंगे, और आज चूँकि पॉलिसी का भी दिन है तो ये सारी जो खरीदारी की राय आप देने वाले हैं, या अगर बिकवाली की भी है तो पॉलिसी के पहले ही कर लेनी है ना? नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग रजत। नहीं, बिल्कुल जो बाजार में एक देखिए हमने काफी दिनों की बढ़त के बाद कल एक थोड़ा गिरावट या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन देखा। कल हमने FIAs की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली देखी, जो कि स्वाभाविक है। इतने दिन की तेजी के बाद एक आध दिन की ऐसी गिरावट बिल्कुल रह सकती है, बट ओवरऑल मुझे लगता है बाजार तेजी के मूड में ही है। आज वैसे RBI की क्रेडिट पॉलिसी है तो उसके कारण से बाजार डेफिनेटली वोलेटाइल रहने वाला है, बट मुझे लगता है RBI की क्रेडिट पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो ड्यूरिंग द डे ही हो जाएगा। मुझे लगता है 11:30 बजे पॉलिसी आएगी, भाई 2 बजे तक हम लगता है इसको सलट लेंगे और उसके बाद जो सेंटीमेंट है वैसा ही चलना चाहिए। तो मैं बाजार पे बुलिश हूं और मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि बाजार में अभी बिल्कुल तेजी में रहना चाहिए। तो 5 स्टॉक्स मैंने खरीदारी के लिए सजेस्ट किए टुडे। पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स का। इस स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखी है। मुझे लगता है ये जो मोमेंटम बना हुआ है ये बिल्कुल जारी रहना चाहिए। हालांकि नंबर्स खराब आए बट फिर भी स्टॉक बिल्कुल तेजी में है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज आ सकती है आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें। दूसरा स्टॉक है रियल एस्टेट कंपनी, दिग्गज कंपनी है DLF। इसमें भी काफी स्ट्रेंथ, कल गिरे हुए बाजार में भी ये स्टॉक पॉजिटिव था और मुझे लगता है हालांकि अपने ऊपरी लेवल से जरूर गिरा था, बट मुझे लगता है चूंकि आज सेंटीमेंट्स बेहतर है तो ये स्टॉक में बिल्कुल तेजी बनेगी वापस। तीसरा स्टॉक ऑटो कंपनी है मारुति, जिसमें भी काफी पिटाई के बाद एक अच्छी तेजी देखी जा रही है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे ये स्टॉक एक मीडियम से लंबी अवधि के लिहाज से भी अच्छा लगता है और फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है आज इसमें तेजी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक वापिस एक NBFC स्टॉक है और मेरा ये मानना है कि RBI आज 25 बेसिस पॉइंट की एटलीस्ट रेट कट बिल्कुल कर सकती है। हालांकि कल के जो स्काईमेट के आंकड़े प्लस क्रूड में उछाल के कारण थोड़ी फिंगर्स क्रॉस्ड है, बट फिर भी मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट का कट तो बिल्कुल आ सकता है। तो NBFC स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में बिल्कुल तेजी बनेगी और मुझे लगता है बजाज फिनसर्व वुड बी अ बेस्ट बेट टू प्ले दिस इवेंट। और पांचवा स्टॉक कल का एक गिरा हुआ स्टॉक है अमरा राजा बैटरीज। मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहिए। कल जिस तरह की पिटाई हुई है वो अनवारंटेड था और फिर जो क्लैरिटी आई है, जो इनका लाइसेंसिंग करार जॉनसन कंट्रोल्स के साथ खत्म हुआ है, उससे तो कंपनी को परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जॉनसन कंट्रोल्स के पास जो 26% हिस्सेदारी है उसका भी ऐसा क्लेरिफिकेशन आया है कि वो ब्रुकफील्ड को बेच देंगे, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली एक चिंता अब खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है आज ये स्टॉक गैप अप के साथ खुलना चाहिए और फिर एक उससे भी तेजी आगे होनी चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करें। तो लिस्ट लंबी, 5 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर विकास जी को लगता है करनी चाहिए खरीदारी। विकास जी, वी फॉर विकास जी, वी फॉर विश्वेश। विश्वेश जी, स्टॉक्स बताइए। सब खरीदारी वाले हैं, कोई शॉर्ट भी लाए हैं? जी शॉर्ट भी है, अच्छा। बट मेरा ओवरऑल व्यू ऐसा है अनिल जी कि मार्केट के अंदर
फ़िलहाल के लिए जो अपसाइड है वो शायद लिमिटेड हो सकती है, और जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि हम थोड़े दिनों के लिए शायद साइडवेज भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको 2 दिन पहले बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कॉल भी रिकमेंड किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कल के दिन में एसबीआई में जो पैटर्न बना है वो थोड़ा सा वीक था। ऑन द अदर हैंड जो इतना ज़्यादा प्रीमियम है वो मार्केट में शायद अपसाइड कर्टल रखे, तो उसके चलते मैंने जो स्टॉक चूज़ किए हैं वो थोड़े से न्यूट्रल स्टैंस के होंगे क्योंकि मार्केट के लिहाज से। तो पहला है वो है बाय, और वो है DHFL के ऊपर। कल के दिन के अंदर DHFL में जो डेटा उभर के आया है मेरे हिसाब से काफ़ी बुलिश है। वॉल्यूम प्रीवियस डे के कंपेयर में 72% आया था एंड 6% OI एडिशन था, और वो ऊपर के लेवल से सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट रिलेटिव टू द मार्केट ये स्ट्रॉन्गर नेम था। तो मेरे हिसाब से NBFC स्पेस में ये अभी तक चला नहीं है उतना जितना चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में अगर आप बाय करते हो, मतलब आज के लिए 1-2 दिन के लिए, तो 144.70 का होगा और आपका टारगेट होगा 155 का। लेकिन 143 के स्टॉप लॉस से अगर आप बाय करते हो तो मेरे हिसाब से DHFL में 170 तक का भी आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि DHFL में मैं इसको दोनों तरफ रिकमेंडेशन करता रहता हूँ ट्रेडिंग के लिहाज से। और पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 दिनों में मेरा एक बार ये रेटिंग डाउनग्रेड के चक्कर में 2 बार शॉर्ट साइड पे भी मेरा रिकमेंडेशन आया, लेकिन लॉन्ग साइड पे तेज़ी से बढ़ जाता है। शॉर्ट साइड पे 3 रुपये गिरने में भी इसको पसीना आता है। तो बिल्कुल सही कहना है कि बाजार के मुकाबले में काफ़ी मजबूत दिख रहा है, और वही हमारी स्पेशलिटी है सर। मतलब जो मैं जिस तरह का, उसमें क्या होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। गलत भी चले गए तो छोटा स्टॉप लॉस होता है। Correct. और रिवॉर्ड होता है। तो जैसे कि हमने सीमेंस दिया था, सीमेंस हमारे भाव से ऑलमोस्ट 150 रुपये ऊपर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक निकाला आपने DHFL। और दूसरा है शॉर्ट है, और वो है मदरसन सुमी। मेरा ऐसा मानना है कि मदरसन सुमी के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड था और उसमें एक अच्छा सा पुल बैक आया था। वो पुल बैक क्रिटिकल लेवल से फेल हो गया, और कल के दिन में मेरे हिसाब से डेटा उभर के आया है, यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अच्छी बेट हो सकती है। तो शॉर्ट करना है मदरसन सुमी को, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म, मतलब 1-2 दिन का ट्रेड है। 154.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे 145 और 141 के रहेंगे। ओके, तो DHFL बेच खरीदना है, मदरसन बेचना है, ये 2 है ट्रेड आज आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। आइए राकेश जी के स्टॉक्स भी पूछ लें, और राकेश जी भी आमतौर पर बैलेंस बनाने के लिए जाने जाते हैं। राकेश जी, किस तरह से है? खरीदारी और बिकवाली दोनों हैं या खाली एक तरफा? नहीं अनिल जी, आज तो मैं सुपर बैलेंस बना के लाया हूँ। मैं अनिल जी आज एक भी पिक नहीं देना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है अनिल जी, और रुकूंगा आज, एक भी पिक नहीं है अनिल जी। देखिए, आमतौर पर जो आदमी सोया हुआ रहता है ना, उसका बैलेंस कभी बिगड़ता नहीं बंसल जी, ये बात समझ लीजिए। तो आज आप सोने वाली मुद्रा में है, तो सोते हुए आदमी का कैसे बैलेंस बिगड़ेगा? आदमी जो खड़ा है या चल रहा है उसी का बिगड़ेगा। तो चलिए, अब आपको मार्केट खुलने के बाद हम थोड़ा जगाएंगे कि आगे आप किस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करता हूं आपके साथ एक स्टॉक को लेकर, और वो खबर आई है SRF को लेकर। SRF के स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था। खबर जो आई थी दहेज प्लांट को लेकर कि वो उस प्लांट पे गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड ने रोक लगा दी थी। अभी अभी खबर ये आई कि इस प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति गुजरात के पॉल्यूशन बोर्ड ने दी है। ये प्लांट बड़ा अहम है क्योंकि 20-22% रेवेन्यू SRF का वहाँ से आता है, फिर 35-40% मुनाफा वहाँ से बनता है। तो वो प्लांट बंद होना नेगेटिव हो रहा था। 2384 रुपये पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। राकेश जी, कुछ नहीं तो इसको तो खरीद लीजिए, अब शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। नहीं अनिल जी, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं अनिल जी, भयंकर वाली शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर नीचे में 2370 का अनिल जी एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली अनिल जी जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पर 2440 2450 से पहले ये स्टॉक अनिल जी रुकना नहीं चाहिए, और ये टारगेट्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं SRF के अंदर। ओके, 2370 का स्टॉप लॉस, 2450 तक के टारगेट के लिए। ओके, परफेक्ट है। कोलगेट, जरा विश्वेश जी इसको देखिए जरा, 4.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है महाराष्ट्र में। उस इनका टूथपेस्ट है सेंसोडाइन, कभी किया रजत आपने इस्तेमाल? वो दांतों, अभी आप तो यंग है ना, आपको तो ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं है। दांतों में जब सेंसिटिविटी आ जाती है ना कि गर्म चाय नहीं पी सकते, ठंडी कुल्फी नहीं खा सकते, तो उस समय फिर वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि इसको इस्तेमाल कीजिए। तो उसमें कुछ एड वेड ऐसा हुआ होगा कि ये क्लिनिकल प्रोडक्ट है, हाँ। जबकि जो FD है उसका मानना है कि नहीं ये तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इसको लेकर कुछ छापेमारी हुई है महाराष्ट्र में, 4.5 करोड़ रुपए का टूथपेस्ट जब्त कर लिया है, ये खबर आई है। सर, कुछ असर पड़ेगा कोलगेट पे? मेरे हिसाब से ये पिछले फरवरी से
अपसाइड में 12 पिछले फरवरी 2018 नहीं, पिछले फरवरी मतलब हाँ पिछले महीने मतलब ये वाली फर्क हाँ ठीक है, मैंने कहा इतना पीछे कहाँ चले। चॉइस ऑफ वर्ड्स भी थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी। नहीं। तो 1300 रुपए और नीचे में सर 1230 रुपए की रेंज में है। मेरे हिसाब से खुदा ना करे ये 1220-30 तोड़ दे तो उस सूरत में प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है। अदरवाइज तो 1220-30 की रेंज में मिलता है। कल का क्लोज फ्यूचर में 1251 था। अगर 1220-30 मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आपको खरीदने का रुझान बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये रेंज टूटती है तो उस केस में मेरे हिसाब से फिर ये लंबा जाएगा, फिर उस केस में हो सकता है। लेकिन 1210-20 तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके 1210-20 तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जेट एयरवेज में अब क्या करना है विकास जी? अभी भी हड़ताल की धमकियां, विमान ग्राउंड होने के केसेस, ऐसा लग रहा था कि अभी सब बदल गया है, चेंज वेंज मैनेजमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी तक ग्राउंड पर दिख नहीं रही है। आज अहम बैठक है मैनेजमेंट और लेनदारों के बीच, क्या में भी आ गया शेयर? नहीं देखिए अनिल जी, बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। कल भी अगर आप इंट्राडे देखेंगे उसके बाद एक पूरी रिकवरी होकर 251-52 तक F&O की बात वहां तक गया और फिर बाद में बाजार जैसे ही खराब हुआ और खबरें आने लगी उस हिसाब से ये फिर वापस 235-36 के लेवल पे आ गया। मुझे लगता है एक्सट्रीमली वोलेटाइल है। हालांकि ट्रेडर्स के लिए एक डिलाइट है, जो अच्छी मूवमेंट पकड़ सकते हैं उनके लिए तो ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका रहता है। बट जो खबरें आ रही है वापस से कुछ इनके प्लेन्स ग्राउंडेड हुए हैं, कुछ स्टाफ अब हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। बट मुझे लगता है इस स्टॉक को जो निवेशक है उनको तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी ट्रेडर्स को न्यूज बेस्ड एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो गिरावट पे खरीद सकते हैं। मुझे लगता है आज जो बैठक होने वाली है उससे भी मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव ही आउटकम आना चाहिए, बिकॉज सरकार का, लेंडर्स का, सबका इंटरेस्ट रहेगा कि ये एयरलाइन वापिस से बराबर तरीके से फंक्शन करने लगे, बिकॉज एयरफेयर्स इनके कारण बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है इनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस के बारे में भी कुछ क्लेरिफिकेशन आने वाली है, तो वहां से अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो स्टॉक वापस से तेज हो सकता है। तो मुझे लगता है जो निवेशक है उनको साइडलाइंस में रहना चाहिए, बाकी ट्रेडर्स एक गिरावट में बिल्कुल खरीद सकते हैं इसको। इंटरेस्ट तो आपका मेरा भी है, एयरलाइन चलती रहेगी। तो जिस तरह से ये सब किराए बढ़ गए ना, आजकल तो वीकेंड पे अगर आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो बहुत मुश्किल मामला है। इतने ज़्यादा हो गए एयर फेयर की, क्या बताएं, है ना रजत? कंपनी कह रही है मात्र 28 घरेलू एयरलाइन जो है वो उड़ा रही है जेट एयरवेज। हाँ तो 28 से क्या होता है? 28 हाँ, तो बहुत ही कुछ मतलब, और इतनी बड़ी मार्केट शेयर वाली 1/3 से ज़्यादा मार्केट शेयर, तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन दिक्कतें जहाँ थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही वो है गैस से रिलेटेड कंपनियाँ। गुजरात गैस के लिए एक अच्छी खबर है, 6 शेयरों में इन्हें गैस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला है। IGL ये CNG के दाम 1 रुपये बढ़ा रहे हैं, PNG के दाम 70 पैसे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर विकास जी आपकी क्या राय है? IGL और गुजरात गैस, कुछ खरीदेंगे आप? नहीं बिल्कुल, दोनों ही शेयर मुझे पसंद है। IGL को तो मैंने बजट वाले दिन जब बजट कैफे कर रहे थे उस दिन भी रेकमेंड किया था कि स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एक बिजनेस है ये आने वाले दिनों में काफी अच्छा चलना चाहिए। और IGL जैसी कंपनी जिनको भी कई सिटीज के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार मिला है, मुझे लगता है वहां पे एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। और फिर आज ये जो खबरें हैं कि जो गैस के प्राइसेस इन्होंने बढ़ाए हैं उसका एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट IGL और MGL दोनों में देखने को मिलेगा। और गुजरात गैस के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है, तो मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में रुझान पॉजिटिव ही रहना चाहिए आज। सुवेन लाइफ साइंसेज में भी खबर है कि इनको इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से प्रोडक्ट पेटेंट मिले हैं। लगातार कंपनी को प्रोडक्ट पेटेंट मिलते ही चले जा रहे हैं। तो विकास जी एक बार सुवेन लाइफ साइंसेज में भी बताएं सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो इस स्टॉक पे कल के सत्र में तो तेजी नहीं बनी थी, लेकिन पोजिशनली कैसा लग रहा है स्टॉक आपको? नहीं देखिए, जो खबरें हैं वो पॉजिटिव है और स्टॉक का एक थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, तो इस तरह की न्यूज पे एक अच्छा उछाल आ सकता है। तो मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ वो बिल्कुल बने रह सकते हैं, यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। ओके, सुवेन लाइफ यहाँ पर तेजी बनी रह सकती है। लेकिन केशोराम, जरा राकेश जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए किसी के पास है तो भेज देना चाहिए क्या? क्योंकि प्रमोटर्स ने 1 अप्रैल को ही 65,000 शेयरों की बिकवाली की। अब वैसे तो 65,000 शेयर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रमोटर ने बेचे जरूर हैं। तो इस स्टॉक के चार्ट्स पे राय दीजिए जरा। देखिए अनिल जी, चार्ट्स पे ऐसा कुछ यहाँ पर खास नहीं है। उछाल पे अनिल जी बिकवाले की राय रहेगी। अगर कभी यहाँ पर 83-84 के भाव मिलते हैं तो वहाँ पे बेचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अनिल जी 65 रुपए पे सपोर्ट है। और अनिल जी जिस तरीके का मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप दोबारा से एक्शन पे आ रहे हैं। और केशोराम, मुझे लगता नहीं है कि जब ये छोटी स्पेस के स्टॉक चलेंगे तो केशोराम में रैली देखने को मिलेगी। उछाल पे यहाँ से निकल के दूसरी जगह स्विच करना चाहिए।
अच्छा, एक स्टॉक है SH केलकर, क्योंकि कल खबर ये थी कि लगभग 29.5 लाख शेयर यानी कि 2% इक्विटी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदी। आज फिर से खबर यही है कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने लगभग 19.5 लाख शेयर खरीदे हैं और इक्विटी टर्म्स में लगभग 1.3% हिस्सा बैठता है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में 151-151.50 के जोन्स पे खरीदारी की है फिडेलिटी ने। एक बार स्ट्रक्चर देख के बताएं राकेश जी, ये SH केलकर कैसा लगता है? उसके बाद विकास जी, अगर आप भी ट्रैक कर रहे हो SH केलकर को तो मैं आपके पास भी आऊंगा। पहले राकेश जी आप बताइए इसके लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए रजत, जब से ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई है कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल भी इस स्टॉक ने बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा। टेक्निकली रजत, यहाँ पर कदम कदम पर रेजिस्टेंस है। एक बड़ा रेजिस्टेंस 170 के अराउंड आता है और एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 162 के अराउंड आता है। रजत, यहाँ पर उछाल पर एक स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि यहाँ से निकलना है और सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, उछाल पे निकले। ओके, उछाल पर बेच कर चलें, ये ज्यादा। एक बार विकास जी से भी पूछ लें कि विकास जी आप बताइए फंडामेंटली कैसी है कंपनी, क्योंकि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3% ज्यादा हिस्सा खरीद चुका है इस कंपनी में। क्या करना चाहिए SH केलकर में? देखिए रजत, एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, हालांकि अपने ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका स्टॉक, बट ये सभी जो केमिकल वाले स्टॉक्स हैं उनमें देखा गया है और खास करके मिड कैप्स में सब में ही ये हमने देखा है। बट ये एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। जो केमिकल्स बनाती है वो फूड प्रोडक्ट्स, फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं और मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से एक अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इस बीच हमारे साथ कुणाल जी भी आ चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। जरा एक तो पहले आप अपनी पिक्स बता दें, उस या तो पिक्स बताने के पहले या पिक्स बताने के बाद SH केलकर के बारे में आप जरा राकेश जी को रिमाइंड कर दीजिएगा कि उन्हें क्या करना है। वो आपको तो याद है ना? राकेश जी तो पक्का भूल गए होंगे, आपको तो याद है ना? जी मैं भी भूल गया हूँ। हाँ, मुझे पता था। मतलब आप दोनों अंदर से एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वो ये, और ये सामने सामने खुल रहा है आपकी दोनों की पोल। कल राकेश जी को ये जिम्मा दिया गया था कि SH केलकर के जो बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं वो हम जब तक यूज़ नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा, वो उन्हें गिफ्ट करने हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने याद दिया। नहीं, वो मुझे याद है, वो जिम्मा आपने जैन साहब को दिया था। अच्छा, संदीप जैन को दिया था, लेकिन संदीप जैन साहब तो हर रोज शो पे नहीं होते ना, तो बाद में तो आप ही को उठानी है ये जिम्मेदारी। बताइए सर। अनिल जी देखिए, सबसे पहले बात अगर SH केलकर की करें तो चार्ट बेहद खस्ता हाल है। ये काउंटर लगातार अंडर परफॉर्म करता आया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों पर वॉल्यूम एडिशन अच्छा हुआ है और जैसे अब फिडेलिटी भी इसमें खरीद कर रही है तो मुझे लगता है कि 140 के आसपास कुछ सपोर्ट इसको मिलेगा। टेक्निकली अभी खरीदारी का केस नहीं बनता है जब तक ये काउंटर 170 की बाधा को पार न कर ले, इसमें टर्न अराउंड ना हो जाए, हायर बॉटम्स दोबारा बनना शुरू ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है नई खरीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनको 140 का अब एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। 170 पार होकर ये काउंटर दोबारा तेजी दिखाएगा तब इसमें नई खरीदारी की राय देंगे। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, खरीदारी से बचना चाहिए। और मेरी पिक्स के बारे में अनिल जी 2 काउंटर्स हैं जिनमें बिकवाली की राय है। सबसे पहले HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसमें कल भी हमने ब्रेकडाउन आते हुए देखा। इसमें एक पैटर्न बना है इसके डेली चार्ट्स पर जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकडाउन कल आते हुए दिखा है। तो मुझे लगता है HPCL और नीचे जाएगा। यहां पर 255 का पहला मेरा टारगेट है, 268 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर HPCL बेचना है। और एक और काउंटर जिसमें बिकवाली की राय है वो है भारत फोर्ज, जिसमें कि कल भी हमने जब बाजार बंद हो रहा था उस समय नई बिकवाली आते हुए देखी, काफी बड़ा वॉल्यूम भी अंत में हुआ था। मुझे लगता है कि भारत फोर्ज और नीचे के लेवल्स दिखाएगा। 516 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बिकवाली करने की राय है, 492 रुपए का टारगेट होगा। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां पर आपको एक्शन लेना है ट्रेडिंग के लिए। आज से HPCL यहां पर करनी है बिकवाली और दूसरा स्टॉक है भारत फोर्ज जहां पर करनी है बिकवाली। आज कुणाल जी का ये काम ठीक है, एक ही दिन की 2 दिन की मंदी में जल्दी से मंदी में आ जाते हैं। कल आखिरी 1 घंटे में दोनों ही स्टॉक्स में फिर से बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली, तो फॉलो सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, इनका ये कहना है। बिल्कुल। लेकिन एक GM ब्रूरीज जिसके नतीजों का आगाज़ भी तो हो रहा है, तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है GM ब्रूरीज के लिए और बाकी के लिकर स्टॉक्स के लिए भी। विकास जी आप बताइए, एक्सपेक्टेशन तो ये लगभग 27% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुनाफा जो है वो घटेगा और फिगर एक्सपेक्टेड है 18 करोड़ के आसपास की। 18 करोड़ आ जाता है तो फिर क्या सेटिस्फाई होंगे, लेकिन या फिर इस 27% को ड्रॉप को कैसे देखा जाए और बाकी के लिकर स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है?
नहीं देखिए, जहां तक जीएम ब्रूवरीज के रिजल्ट का सवाल है, मुझे लगता है रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहने चाहिए इस बार, और स्टॉक ऑलरेडी अपने निचले लेवल से या पिछले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छी बढ़त ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। तो मुझे लगता है इस तरह के अगर रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक में वहां से एक अच्छी गिरावट आ सकती है, तो उस लिहाज से प्ले करना चाहिए। और बाकी इसके खराब रिजल्ट्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली बाकी लिकर स्टॉक्स पे भी पड़ सकता है, बट जिस तरह से यूनाइटेड ब्रूवरीज है या मैकडॉवेल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, उनमें जो तेजी देखी जा रही है, मुझे लगता है कि वो जो दोनों स्टॉक है वो अगर कोई गिरावट आती है इसके नतीजों के बाद तो वो एक खरीदारी करने का मौका रहेगा। ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स में जो अभी देवांशी बता रही थी उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया आयशर मोटर्स, और लगातार दूसरा ऐसा सत्र है जहां पर इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस ने डाउनग्रेड किया है। ऐसे मॉर्गन स्टैनली ने इस बार लक्ष्य घटाया है, उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग कर दी डाउनग्रेड करके, और वो बोल रहे हैं कि 21,331 ये इसकी फेयर वैल्यू है जो कि 28,992 से घटाई गई है। विकास जी, आयशर मोटर्स मैनेजमेंट में बदलाव, ये ओवरहैंग अब आयशर मोटर्स को और निचले स्तर दिखा सकता है क्या? कल के सत्र में टूटा था, उससे पहले वाले सत्र में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में। नहीं देखिए, जो इस महीने के जो सेल्स नंबर्स आए थे वो तो काफी डिसअपॉइंटिंग थे, और उसके कारण हमने देखा स्टॉक में एक गिरावट भी चल रही है। बट जो विनोद दसारी जी ने जो अब कार्यभार संभाला है इस कंपनी में, तो वो एक डेफिनेटली बड़ा नाम है, और उसका एक हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट परसों के दिन जब ये अनाउंसमेंट आया था उस दिन देखा था। बट मुझे लगता है स्टॉक एक रेंज बाउंड ही रहना चाहिए हाल फिलहाल, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह के सेल्स के नंबर्स आएंगे या वहां पे इंप्रूवमेंट आता है तो स्टॉक में एक अच्छी चाल बन सकती है। यहां से ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं देखता हूं, बट अपसाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म में लिमिटेड ही लगती है। मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी रेंज बाउंड रहेगा, तो उस लिहाज से एक बार अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो ये है आपके लिए अवॉइड करने की राय आयशर मोटर्स पे। देखते हैं आज मॉर्गन स्टैनली के डाउनग्रेड का कितना क्या असर पड़ता है। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है वो है नेल्को, और मेरे ख्याल से नेल्को आपने रिकमेंड किया था ना खरीदारी करने के लिए। आज से जो इनके वित्त वर्ष 2019 के प्रोडक्शन के आंकड़े आए, रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है इन्होंने 2.15 मिलियन टन का, तो मतलब बढ़िया आंकड़े हैं। क्या नेल्को में और तेजी बन सकती है? मेरे हिसाब से हमने रिकमेंड किया था, उसके बाद तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो भी अचीव हो गया, और उसके बाद में अभी जो पुल बैक आया है, अगर ये पुल बैक का फायदा उठाया जाए और 54 का स्टॉप लॉस रखा है, तो उस सूरत में अगर मैं रीडिंग बिटवीन द लाइन करूं तो मेरे हिसाब से 60 रुपीज़ पहला और दूसरा 65 रुपीज़ का टारगेट होना चाहिए। तो ये एक्सपायरी में मेटल मेरे हिसाब से जोकर इन द कार्ड जैसा प्ले करेगा, तो मेटल स्टॉक कल भी कम गिरे थे रिलेटिव टू द मार्केट, तो मेरे हिसाब से नाल्को इज डेफिनेटली अ गुड बाय। साथ ही साथ मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पिडिलाइट के ऊपर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और कवरेज शुरू कर दी है 1474, ये फेयर वैल्यू समझते हैं पिडिलाइट की। राकेश जी, एक बार स्ट्रक्चर देख के बताएं, पिडिलाइट क्या बताता है सर, तेजी बढ़ सकती है क्या? रजत, बिल्कुल स्टॉक में तेजी बढ़ सकती है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, नए हाइस पे खड़ा हुआ है, टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग है। एंड रजत, किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड रखे। तो पिडिलाइट पे यहाँ पर जो है वो नजर रख के चलनी होगी। 1277 की कल के सत्र में क्लोजिंग थी, निचले स्तरों से रिकवरी के साथ यहाँ पर जो क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी गोल्डमैन सैक्स की आज, जिसमें बोल रहे हैं टीवीएस की जो फेयर वैल्यू है वो 728, हाँ वही नजर 728 के आंकड़े पे गई, और वो बोल रहे हैं FY21 में जो कामकाजी मुनाफा है उसके सालाना ग्रोथ 25% देखने को मिलता है। पूरे हिंदुस्तान को महंगा लगता है शेयर, ये अकेले है जो गोल्डमैन को सस्ता लग रहा है, मतलब 728 का टारगेट है। जरा इसको बताइए सर विश्वेश जी, टीवीएस क्या किया जाए? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि 790 से स्टॉक गिर रहा है, और अब जो उसका फॉल है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली स्लो हो गया। इनफैक्ट मैंने एक बार लास्ट सीरीज़ में बाय दिया था, फिर मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 450 पे एक बेजिंग आउट प्रोसेस हो रहा है, और क्योंकि अगर इतना बड़ा ब्रोकिंग इंटरनेशनल फॉरेन हाउस अगर बुलिश है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम वैल्यू। मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग के लिहाज से भी जब तक अभी 450 वायलेट नहीं होता है, वी कैन एक्सपेक्ट अ 540 ऑन द अपसाइड। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रखने के लिए तैयार हो तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस आपका बनता है 460 के आसपास, 20 रुपये का 5% का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 520 और दूसरा 540। 520 और 540 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर अब भी कर सकते हैं आप खरीदारी। एक स्टॉक फिर से मैं विकास जी आपसे राय लेना चाहता हूँ यहाँ का, हालांकि आप बोल चुके हैं, आप अपनी लिस्ट में आज 5वां स्टॉक अमरा राजा था। ये इसको लेकर आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई, उन्होंने टारगेट मेंटेन रखे हैं 1065 के आसपास के। न्यूमरा के टारगेट 824 के हैं। कल स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भी गिरा, वो जॉनसन कंट्रोल के निकलने की खबरों के चलते। इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है?
नहीं बिल्कुल अनिल जी, मैंने अपनी पिक के दौरान भी इसको डिस्कस किया था कि ये स्टॉक जो कल जितनी बड़ी गिरावट आई और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं कि एक तो जो लाइसेंसिंग का करार खत्म हुआ है जो 1997 से कंपनी का विथ जॉनसन कंट्रोल्स था, तो उसकी अब कंपनी को जरूरत नहीं है, तो इनका जो परफॉर्मेंस है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो बाजार को चिंता थी वो जो जॉनसन कंट्रोल्स के पास 26% हिस्सेदारी है इस कंपनी में, उसका वो क्या करने वाले हैं उसको लेकर बाजार चिंतित था। तो उसका भी ऐसा माना जा रहा है कि वो ब्रुकफील्ड को बेचेंगे, तो उस लिहाज से वो भी एक डर खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कल हमने लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में देखा था कि स्टॉक ने अपने जो लोज थे 655-60 के आसपास, वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई 675-80 के लेवल तक। तो मुझे लगता है आज ये स्टॉक एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट रहेगा और मुझे लगता है यहाँ पे खुलते ही गैप से खुलना चाहिए और उसके बाद तेजी और बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है आज ये स्टॉक अच्छा एक पॉजिटिव गेन्स दे सकता है। ओके, तो ये आपके लिए राय है। इस बीच एक और स्टॉक है सेल स्टील अथॉरिटी, इसको लगातार रिकमेंड किया गया है सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुणाल जी, राकेश जी, आपने भी किया है। आप तो 48 रुपये के आसपास, नीचे से 43-44, 43-44 से 47-48 से मैंने शुरू किया था, 46 से 48 से फिर आशु जी भी आ गए और कुणाल जी राकेश जी की लिस्ट में लगातार है ही। आज मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, हालांकि रिपोर्ट में उन्होंने टारगेट 54 रुपये का ही दिया है स्टॉक उसके ऊपर, लेकिन लिखा अच्छा है, अच्छा लिखा है सेल के बारे में। तो जरा कुणाल जी सेल के बारे में बताइए, करना क्या है? देखिए अनिल जी, कल भी मैंने इस पर खरीदारी की राय दी थी और एक पैटर्न यहाँ पर बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं और बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बना है और कल ब्रेकआउट आया है। कल जब बाजार में हमने लेट कमजोरी स्टील अथॉरिटी पॉजिटिव में क्लोज हो पाया और मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट है अभी भी इंटैक्ट। मेरी राय में देखिए इसमें काफी ऊपर के लेवल्स आएंगे। अगर आप इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक टारगेट निकालते 65 रुपए का लक्ष्य निकलता है, 57 रुपए का भाव है, तो मुझे लगता है कि अभी यहां से भी 15% का अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जो मेजर सपोर्ट है वो 54 रुपए 50 पैसे के आसपास है, तो वहीं एक स्टॉप लॉस रखें, यानी कि स्टॉप लॉस रखें 54.50 का, लक्ष्य होना चाहिए 64 रुपए। एक नोमोरा की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे, जिसमें इक्विटास का वो टारगेट दे रहे हैं 165। इनफैक्ट खरीदारी की राय है इक्विटास पे और कवरेज शुरू की है इसमें स्टॉक में 165 का टारगेट, वहां से अभी बहुत नीचे है। साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक और स्टॉक जहां पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है और वो समझते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लेवल्स हैं वो 590 हो सकते हैं, उसके ऊपर चल रहा है स्टॉक। और उज्जीवन यहाँ पर कवरेज शुरू की, हालांकि बिकवाली की राय है और 315 की फेयर वैल्यू समझते हैं कि उज्जीवन देखने को मिल सकती है। तो इसमें सबसे बेहतर जो लग रहा है वो है इक्विटास इनकी रिपोर्ट के हिसाब से। विश्वेश जी बताएं, इक्विटास यहां पर खरीदारी कर सकते हैं लोअर लेवल पे या फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे स्टॉक के लिए जो नजर में रखने चाहिए? मेरे हिसाब से 128 इज द वेरी क्रिटिकल लेवल। फॉर सम रीजन मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगर अराउंड 128 मिलता है तो पोजिशनली खरीदारी करनी चाहिए 120 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और उस सूरत में जो मेरा टारगेट होगा वो 156 रुपीज़ का होगा। तो इक्विटास ऑन अ डिक्लाइन इज डेफिनेटली बाय फॉर मी। अच्छा, कल जब बाजार बंद हुआ था तो दो स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में थे। एक था मारुति सुजुकी जो लगातार चढ़ा, कल दिन भर चला और दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुआ, और दूसरा जो लेटर हाफ में चला था वो था टीसीएस। दोनों में से कोई चुनना हो विश्वेश जी तो कौन सा स्टॉक चुनेंगे या फिर दोनों को ही अवॉइड लिस्ट में डाला जाए? मेरे हिसाब से आईटी एज अ स्पेस थोड़ा सा रिलेटिव स्लो हो सकता है, लेकिन मारुति भी अपने एकदम इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। मेरा ऐसा मानना है 7250 और 7300 इसके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर गिवन अ चॉइस मेरे हिसाब से मैं टीसीएस ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि टीसीएस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि उसका एक कंसोलिडेशन था और वो कंसोलिडेशन अटेम्प्टिंग टू ब्रेकआउट है। तो अगर 2100 के ऊपर जाता है तो उस सूरत में मेरे हिसाब से जो टीसीएस का लाइफ हाई है 2275 का वो भी टेस्ट हो सकता है। तो टीसीएस में डेफिनेटली बाई करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2022 का और टारगेट रहेगा 2290 प्रोवाइडेड 2100 के ऊपर ट्रेड करता है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस पर आए।